ए गाइस, कैसे हो? मैं कमाल सिंह वेस्ट स्टडी विद कमाल के साथ आपके साथ स्टडी विद कमाल यूट्यूब चैनल के साथ आपके साथ आया हूँ। तो यार, जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं यूट्यूब में वीडियो डालते आया हूँ। तो बीच में किसी कारणवश में वीडियो नहीं डाल पाया। तो अब मैं इस लॉकडाउन में नए सिरे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। तो आज से मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। जो बंदे IAS PCS एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट जॉब, स्टेट एंड सेंट्रल की जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि अपने साथ साथ अपने दोस्त मित्र बहन भाई सबके साथ सबकी हेल्प कर सकूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मेरा इस यूट्यूब चैनल का जो मेन है, मैं 4 से 5th मंथ के बीच में मेरा GS कंप्लीट कराने का मेन फोकस रहेगा। GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस। ठीक है, आपको पता ही है कि जैसे इन GS हर पेपर में GS 50 से 50% तो GS आता है। तो अब मेरा क्या रहेगा? अब मेरा, मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 मंथ मैंने GS कंप्लीट करानी है, मतलब पर सब्जेक्ट को 1 मंथ कंप्लीट कराना है। तो फर्स्ट मंथ मेरा रहेगा इकोनॉमिक्स को लेके आया हूँ। आज मैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो है भारत में बैंकिंग, बैंकिंग इन इंडिया, कि भारत में बैंकिंग का प्रसार कैसे हुआ, भारत में बैंकिंग का उदय कैसे हुआ। ठीक है, आपको पता है कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही काम करती है। स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रही इंडिया, स्टार्टिंग से ही, आफ्टर मुगल। ठीक है, तो आप जब मुगल आए तो मुगल में मुगल सॉरी, अंग्रेज आए। अंग्रेजों का भारत में उदय कैसे हुआ? 1757 में प्लासी के युद्ध के तत्पश्चात अंग्रेजों का भारत में उदय हुआ। तो यार, अब भारत में अंग्रेजों का उदय हो गया। तो इंग्लिश को, जो अंग्रेज थे, उनको तो मनी की सख्त आवश्यकता थी, और उन्हें अपना मनी डिपॉजिट भी करना है, क्योंकि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वो बहुत ज़्यादा मनी उन्हें अपने अंदर स्टोर कर दी थी। तो उन्हें भारत में बैंकिंग सिस्टम खोलने की शुरुआत की। तो भारत में पहला बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से खोला गया। वो 1770 में खोला गया। ठीक है, तो यह भारत का पहला बैंक है। अंग्रेजों के आधार पर यह भारत का पहला बैंक है। यह बैंक अंग्रेजों ने ही स्थापित किया। इस बैंक में सारा पैसा अंग्रेजों का लगा था। मतलब कि इस जो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, अंग्रेजों ने अपने लिए बैंक को खोला था, न कि इंडियनों के लिए। अपने पैसा इसमें डिपॉजिट कर रहे थे वो, और पूरा पैसा किसका था? अंग्रेजों का था। इसमें इंडियन की कोई पार्टनरशिप नहीं थी, कोई हिस्सेदारी इंडियन की नहीं थी इसमें। तो उसके बाद फिर इलाहाबाद बैंक को खोला गया। इलाहाबाद बैंक भी इसी मोटिव से खोला गया 1865 में। जहाँ जहाँ अंग्रेज इंडिया में विस्तार होता गया, वहाँ वहाँ उसने बैंक खोले गए। तो फिर अवध कमर्शियल बैंक आया 1881 में। इस बैंक का ऐसा बैंक था जहाँ पर इंडियन की पूंजी लगी हुई थी। इस बैंक में अंग्रेजों और भारतीयों और अंग्रेजों दोनों की पूंजी लगी हुई थी। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक। तो उसके बाद आया पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। यह पूरी तरह स्वदेशी बैंक था। साथ ही इसमें पूरा पैसा क्या है? इंडियन का लगा था। इसमें अंग्रेजों का कोई पैसा नहीं लगा था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक रही इनकी बारी। अब वर्तमान बैंक देखो, वर्तमान में हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इसका उदय कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपको ये बताता हूँ मैं। देखो, 1806, 1840, 1843 में इस टाइम क्या था? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1806 में। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना हुई 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की भी स्थापना हुई 1843 में। अब क्या किया अंग्रेजों को? हर एक बैंक, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में बट रहे थे हर बैंक, इंडिया के मैप में हर एक जगह एक एक बैंक था। उन्हें कहा यार, कि बड़े बड़े बैंकों को मिला के एक बहुत बड़ा बैंक को खोला जाए, केंद्रीकृत बैंक को खोला जाए। मतलब उनकी स्थापना थी केंद्रीकृत बैंक को खोलने की। तो उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक बड़ा बैंक, इंपीरियल बैंक खोला गया। कब? 1921 में। ठीक है, 1921 में इन इन तीनों बैंकों की आपसी गठबंधन से इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। तो इंपीरियल बैंक, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, 1921 के बाद इंपीरियल बैंक आ गया। तो तत्पश्चात हमारी जो गवर्नमेंट थी, आफ्टर 1947 जब देश आज़ाद हो गया, तो हमें भी अब हमारा क्या करना, हमें अपने गांव घरों, किसानों, हर किसी को देखना होता है, हर किसी का विकास करना है। तो उसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा यार, गांव गांव तक पूंजी से लोग वंचित न रहे, इसके लिए किसानों को भी बैंकिंग सिस्टम का एक हिस्सा बनाया जाए। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी खोली। उस कमेटी का नाम था गोरवाला कमेटी। इसके अध्यक्ष गोरवाल सर थे। ठीक है, तो गोरवाल सर ने एक सुझाव दिया कि
जो होते हैं, जो निजी बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट बैंकों के अंडर लिया जाए, क्योंकि निजी बैंक अपने मनमाने ढंग से अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। उसमें किसानों की पूंजी नहीं ले रहे थे, बट अमीरों की पूंजी ले रहे थे, क्योंकि अमीरों से उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा था। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने जो निजी बैंक है उसको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो इम्पीरियल बैंक उस समय का सबसे बड़ा बैंक था, उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया 1955 में। तत्पश्चात इसका नाम, इंपीरियल बैंक का नाम क्या हो गया, एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो नाम पड़ा कब पड़ा, 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। ये गोरवाला कमेटी के उससे बना। अब आपको बताता हूँ मैं। तो देखो अब क्या हुआ, बैंक, निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण, बैंकों की चेंज होने की व्यवस्था हो गई, धीरे धीरे हो गई। प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेने का काम स्टार्ट हो गया, मतलब उनका राष्ट्रीयकरण करना स्टार्ट कर दिया। तो तत्पश्चात एसबीआई का को राष्ट्रीयकरण हो गया। तो उन्हें हर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की सोची, क्योंकि ये राष्ट्रीयकरण करना सरकार के हित में था, और आम आदमी पार्टी, आम आदमी जनता के हित में भी था, ठीक है। आम आदमी पार्टी निकला है, सॉरी, ठीक है, आम आदमी के हित में था। तो 1969 में फिर 14 बड़े बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिस बैंक की पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी, उस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये 14 बैंक कौन से बैंक है, जिस बैंक की पूंजी 50 करोड़ है उससे अधिक है, मतलब बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। 1969 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद 1980 में उससे और बड़े बैंकों को, 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसकी पूंजी थी 200 रुपये करोड़, ठीक है, 200 करोड़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2 पेपर में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ। अब देखो यार, सरकार हर बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर रही, तो इसमें राष्ट्रीयकरण करना मतलब सरकार का बैंक में और अधिक अत्यधिक हस्तक्षेप होना। तो यार हर बैंक का सरकार अपने और अधिक हस्तक्षेप करेगी तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, कारण नहीं मिल रहा, तो छोटे बैंकों का धीरे धीरे बड़े बैंकों में विलय होना शुरू हो गया, क्योंकि छोटे बैंक का घाटे में पहुंच गए। तो ऐसे ही एक छोटा बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा घाटे में पहुंचने के कारण इसने 1993 में पीएनबी में इसका विलय हो गया। तो तत्पश्चात 14/6/20 होता, बट एक बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो कितना हो, एक बैंक पीएनबी में विलय होगी तो कितना हो गया, 19। तो 19 बैंक का शेष रह गया। फिर 2018 में तत्पश्चात, गारंटी की बात है, देना बैंक, विजय बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों बैंक का आपस में इनका विलय हो गया, और आप सब इनकी जो नंबर हो गया, नंबर ऑफ बैंक ऑफ राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 17 हो गया, ठीक है। इस तरह पीएनबी में और देखो यहाँ हो गया। तो पीएनबी में और विलय हुआ, पीएनबी में सीबीआई, ठीक है, ओरिएंटल बैंक और बैंक ऑफ कॉमर्स में, इन कॉमर्स में विलय हो गया। इन तीनों बैंकों का और पीएनबी में विलय हो गया, ठीक है। ये सीबीआई मतलब वो सीबीआई नहीं है यहाँ पे, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये देखो इतना तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 19 बैंकों को सरकार, जो 19 बैंक है, जो 19 बैंकों को सरकार ने अपने अंडर लिया, अपने कंट्रोल में लिया, उससे राष्ट्रीयकरण बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि सरकार ने 1969 में एक एक्ट पारित किया प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक के अंडर लेने के लिए। वो एक्ट का नाम था नेशनलाइजेशन एक्ट, मतलब राष्ट्रीयकृत एक्ट, ठीक है। राष्ट्रीयकरण एक्ट होने के पश्चात उन बैंकों को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीयकरण बैंक कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण बैंक कहा जाता है, नेशनलाइजेशन बैंक। तो ऐसी इंपीरियल बैंक है, इंपीरियल बैंक का जो पहले 1921 में था, उसे एसबीआई 1955 में अपने अंडर लिया एसबीआई के नाम से। तो उसमें एसबीआई एक्ट लगा, संसद में पारित होता है इसके लिए, तो उस कारण उसका नाम है एसबीआई पड़ा, ठीक है। तो यार दोस्तों, आज मेरी पहली वीडियो है, पहली वीडियो में मैंने आपको इतना बताया। तो कल मैं आपको बताऊंगा आरबीआई के कार्य और बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो यार आज पहला वीडियो है, तो मेरे को पता है बहुत सारी गलती हो गई होगी, तो अपनी मैं ये यूट्यूब चैनल अब कंटिन्यू करूँगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। तो इसमें मेरा भी हौसला बनेगा, आपका भी हौसला बनेगा, और दोनों का फ़ायदा है। थैंक यू यार।